आप सभी को नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिनांक 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य नई शिक्षा नीति पर प्रत्येक डायट द्वारा अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया जा रहा है। उसी क्रम में आज डायट महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद और सुल्तानपुर से प्रेजेंटेशन होना है। तो मैं डायट महाराजगंज को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कार्य योजना 10 मिनट की अवधि में प्रस्तुत करें। डायट महाराजगंज। धन्यवाद सर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद महाराजगंज की तरफ से मैं संजय कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वेबिनार कार्यक्रम क्रियान्वयन सुझाव कार्यक्रम में जुड़े हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। और नई शिक्षा नीति की इस क्रियान्वयन सुझाव में कुछ जनपद महाराजगंज डायट की तरफ से कुछ खास सुझाव दिए जाएंगे जो इस तरह से हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नई शिक्षा नीति में अलग अलग स्टेज में इसको डिस्क्राइब किया गया है। जो पहली स्टेज हम लोगों की इसमें बताई गई है 5+3+3+4 में, वो फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज जो अर्ली स्टेज है, 0 से 3 अवस्था, 3 वर्ष की अवस्था तक, इस अवस्था को संज्ञान में रखते हुए बच्चों के समग्र विकास के लिए जो प्री स्कूलिंग शिक्षा है, उसमें सबसे पहले जो बात की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई कि हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, तभी हम बच्चों को जो है उचित प्रकार की शिक्षा, देखभाल जो भी करना हम कर पाएंगे। और प्रत्येक जो आंगनवाड़ी केंद्र हमारे हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो कार्यकर्ती हमारी काम करती हैं, उनके लिए विशेष रूप से जो डाइट हमारे SCRT की जो इकाई डाइट है, इसको एक प्रशिक्षण केंद्र बना करके उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके इसमें लगाया जाना चाहिए। इस तरह से जब हम उनको तैयार करेंगे तब हम एक अच्छी उम्मीद कर पाएंगे कि जो हमारी फाउंडेशन स्टेज है उसे हम अच्छी तरह से उसका क्रियान्वयन कर पाएंगे। इसी क्रम में इस जो फाउंडेशन स्टेज है, इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए जो हमें सबसे बड़ी चीज सिलेबस की बात की जाती है, पाठ्यक्रम की बात की जाती है, तो बच्चों के कहानी, चित्र, गतिविधियों के माध्यम से इस तरह का हमें पाठ्यक्रम तैयार करना होगा जो बच्चों के सीखने सिखाने के लिए प्रभावशाली। पाठ्यक्रम निर्माण में जो स्थानीय लोक कथाएं, लोकगीतें या परंपरा जो हमारी है, उसका भी समावेशन होना चाहिए ताकि बच्चे उसे अच्छी प्रकार से सीख सकें। और सबसे बड़ी चीज जो होना चाहिए इसमें, जो गतिविधियों की बात बार बार की गई है, कि निश्चित रूप से जो गतिविधियां शामिल होगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो खेल खेल में अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। तो इस तरह से गतिविधि, लचीलापन, पाठ्यक्रम और साथ ही साथ बच्चों का जो पोषण और स्वास्थ्य है, MDM की जो व्यवस्था थी वो कक्षा 6 से 8 तक शुरू की गई थी, लेकिन इसमें MDM की बात की गई है तो निश्चित रूप से बच्चों का जो पोषण अगर स्वस्थ होगा तो बच्चों का मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और उन्हें हम सीखने सिखाने में सफल हो पाएंगे। प्रिपरेटरी स्टेज जो अगली स्टेज हमारी आती है, इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की पढ़ाई के स्तर को रखा गया है। इस दौरान जो है बच्चों को जो वह पर्यावरण है, वह पर्यावरण जो उनके आसपास का वातावरण है, विद्यालयी परिवेश है, उनके घर के आसपास का जो पर्यावरण है, उससे जोड़ करके जो विज्ञान, गणित और कला की शिक्षा है उसे हमें देनी चाहिए ताकि वो प्रभावी और बच्चों को सीखने सिखाने में आसानी हो सके। प्रारंभिक शिक्षा में जो अधिगम स्तर है, अधिगम परिणाम है, उसे हमें सुनिश्चित करना होगा ताकि जो है बच्चों को सीखने सिखाने में हम सफल हो पाए। प्रत्येक कक्षा के लिए सबसे अनिवार्य है कि सीखने सिखाने के लिए जो भी चीजें सबसे पहले जो अनिवार्य है वो शिक्षक हमारे हैं। कम से कम एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होना चाहिए, विषय विशेषज्ञ के रूप में होना चाहिए ताकि उन चीजों को अच्छी तरह से समझ करके और बच्चों को सिखाने में वो सफल हो सके। अगली स्टेज जो आती है हमारी मिडिल स्टेज, जी कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं आप लोगों ने बहुत छुट्टियां मिडिल स्टेज जो है इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई है। 11 से 14 साल के बच्चों को इसमें किया जाता है।
11 से 14 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है और इन कक्षाओं में जो विषय आधारित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाया जाएगा और विषय के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसे हमें जिस भी विषय की पढ़ाई कराना है बच्चों को, उन्हें विषय आधारित ट्रेंड टीचर जब रहेंगे तब उन्हें हमें कौशल या व्यवसायिक शिक्षा देने में हम सफल हो पाएंगे। तो व्यवसायिक शिक्षा या कौशल विकास के लिए जो ट्रेंड शिक्षक हैं विषय आधारित, उनकी अनिवार्यता जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि इसके क्रियान्वयन में हम सफल हो पाए। नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जो 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाना है, जिसमें विषयों को चुनने की आजादी भी की बात की गई है नई शिक्षा नीति में। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं की गई है कि बच्चा कला वर्ग से हो या विज्ञान वर्ग से हो, जो भी विषय हो उसे चुनने की आजादी की बात तो जरूर की गई है, लेकिन लग रहा है कि भविष्य में एक समस्या का सामना हो सकता करना पड़े। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, ये समस्या सामने आएगी, आ सकती है। इसको इसकी नियमावली को स्पष्ट करना होगा ताकि इस प्रकार की समस्या जो है भविष्य में बच्चों के सामने न आए। बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान, सभी आयु वर्ग के बच्चों में जो बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान के विकास को कुछ प्राथमिकता दी जाए ताकि ये जो फाउंडेशन है बच्चों का मजबूत हो सके और इनके ज्ञान के स्तर को उन्नयन हेतु जो विद्यालयी संसाधनों का प्रयोग है उसको एक मिशन मोड में किया जाए, क्योंकि बिना संसाधन के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हम किसी भी क्रियान्वयन को, किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इसको एक मिशन बना करके जो भी आधारभूत संसाधन है इन्हें हमें सुनिश्चित करना होगा। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान के शिक्षण शास्त्र को भी समाहित किया जाए और वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षकों की कार्य क्षमता है उनके उन्नयन के लिए जो बुनियादी भाषा है उन संख्या ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स का विकास किया जाए ताकि हमारे शिक्षक पूर्ण रूप से ट्रेंड हो सके और इसमें दक्ष हो सके। अगले जो शिक्षक शिक्षा की बात इसमें की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षक के विभिन्न कोर्स जो है उनमें एक प्रकार की संगतता, एक प्रकार की तारतम्यता स्थापित की जाए ताकि इसको लागू करने में, क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो वर्तमान पाठ्यक्रम है इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष पर भी पर्याप्त बल दिया जाए। केवल थियरी से ही काम नहीं चलेगा, उसके क्रियात्मक पक्ष पर विशेष बल देना चाहिए और उसके लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी सिद्धांत उसमें शामिल किए गए उस पर किसी प्रकार का वर्क या क्रिया हो रही है या नहीं हो रही। इस क्षेत्र में जो हमारे नियामक प्राधिकरण है, जो भी अथॉरिटी है इनको कंट्रोल करने वाली, उन्हें कड़ा रुख अपनाते हुए इस तरह से कोई कठोर नियम अपनाने चाहिए ताकि जो भी इसके रूल रेगुलेशन है उसे आसानी से और सही तरीके से लागू किया जाए। शिक्षक शिक्षा में एक और सबसे बड़ी चीज जो आईसीटी की बात तो शुरू से ही की जा रही है। अब बिना आईसीटी के किसी क्रियान्वयन, कोई भी क्रियान्वयन जो है 100% इफेक्टिव संभव नहीं हो पाएगा। तो आईसीटी के प्रयोग को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि हम जो है शिक्षा की जो नवीन अनुसंधान है उनको सही तरीके से इसमें क्रियान्वयन कर सके। और प्रौढ़ शिक्षा सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बिना इनके ये संभव नहीं है। उसके माध्यम से हम एक प्रभावी तरीके से किसी भी चीज को सिखाने में सफल हो पाएंगे। प्रौद्योगिकी समर्थित जो शिक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों की जो उपलब्धता है ये भी सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना उपकरणों के हम जो है किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपकरणों की जो उपलब्धता है इसे अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उच्च स्तर शिक्षा के लिए संबंधित जो संस्थान है उसमें समुचित वित्त पोषण की बात की गई है। उसमें अवश्य रूप से वित्त पोषण की बात जब हम करते हैं तो बिना वित्त के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए वित्त पोषण को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना अनिवार्य है। बिना उसके हम जो है क्रियान्वयन करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हेतु इस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति
शिक्षण संस्था को केवल अपने निजी हित के लिए प्रयोग न करे। जब कोई भी शिक्षा अपने निजी हित के लिए, शिक्षण संस्थान अपने निजी हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जब काम करने लगता है, तब हम अपने जो सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है उसे हम प्राप्त करने में सफल नहीं होते। इसलिए व्यक्तिगत हित को किनारे करते हुए हमें एक सार्वभौमिक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करना होगा, और उसमें हमारा जो भी संस्था आधारभूत चीजें हैं, या चाहे धन की बात हो, वित्त की बात हो, चाहे रूल रेगुलेशन की बात हो, हमारी अथॉरिटी हो, सबको मिल करके एक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डायट महाराजगंज, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा रहा। और अब मैं जनपद बस्ती से अनुरोध करूंगी कि कृपया प्रस्तुतिकरण शुरू करें और समय का विशेष ध्यान रखिए, 10 मिनट का समय है। डाइट बस्ती। हेलो, हाँ मैम, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। ठीक, अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके जी। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन शो हो रही है। हेलो, हाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है मैम, धन्यवाद। संदीप सर, आप शुरू कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है मैम, ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इस वेबिनार से जुड़े सभी प्रवक्ता साथियों, जो भी अधिकारियों का मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रवक्ता संदीप कुमार, डाइट बस्ती की तरफ से क्रियान्वयन योजना से रिलेटेड सुझाव जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव हैं उसको देखेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 100% GER सुनिश्चित करने के लिए हर प्राथमिक स्कूल के साथ बाल वाटिका बनाई जाए। देखिए, अभी तक हमने जो भी प्रगति की है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, लगभग हम 100% इनरोलमेंट और 100% GER की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से यदि हम प्राथमिक स्कूलों के साथ ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी, बाल वाटिकाओं को भी जोड़ दें तो हम इस क्षेत्र में अधिक प्रगति कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मेडिकल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। देखिए, जैसे 3 वर्ष में यदि बच्चा विद्यालय जाना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था स्कूल में उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा सुझाव है कि इस शिक्षा को भी 2009 जो RT एक्ट है इसके अंतर्गत लाना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि बाल वाटिका में केवल प्रशिक्षित जो महिला शिक्षक हैं उनको ही केवल नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हम विशेषकर ये रिसर्च द्वारा जान रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको महिला शिक्षक आसानी से जो है उनको डील कर पाती है। आगे स्कूल शिक्षा से संबंधित सुझाव। पहला पॉइंट है, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में लाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाए। देखिए, अभी भी हमारे देश में लगभग 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाने की आवश्यकता है, और तभी जो है हम 2025 तक सारे बच्चों को जो है इनरोल कर पाएंगे स्कूलों में। दूसरा पॉइंट है, कोडिंग सीखने के लिए प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर लैब की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। देखिए, कोडिंग के लिए प्रत्येक विद्यालय में जो है कंप्यूटर का होना आवश्यक है, तो इस पे भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए।
तीसरा पॉइंट है कोचिंग जैसी व्यवस्था का अंत करने के लिए पाठ्यक्रम को लचीला बनाएं। पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बच्चे जो है सारे सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो कम से कम जो भी स्कूल की जो शिक्षा 9 से जो प्रारंभ होती है उसमें जो है जिस क्षेत्र में बालक जाना चाहता है उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, न कि जो है अपना समय कोचिंग में जाकर के जो है व्यर्थ रूप से बर्बाद करे जहां उसका भविष्य नहीं है। आगे अगला पॉइंट है विद्यालयों में समुदाय का सहयोग भी सुनिश्चित करने के लिए क्या है। देखिए हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे सामुदायिक सहयोग से ही आगे जितने भी प्राथमिक स्कूल है, यदि आप उसमें जो भी अच्छे स्कूल जो बने हुए हैं वहाँ समुदाय का सहयोग है, इसलिए अच्छे बने। अगर हम चाहते हैं कि सारे स्कूल ऐसे ही बने तो समुदाय को जो है जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समुदाय को जोड़ने के लिए योजनाएं चलाई जानी चाहिए। नहीं तो हम बिल्कुल यदि पता करना चाहें कि कितने अच्छे स्कूल है तो वो यदि विचार करना चाहें लोगों का तो उनका विचार जो है बहुत ही निगेटिव आता है। ठीक है, तो ये जो निगेटिव विचार है केवल समुदाय का यदि सहयोग लिया जाए शायद तो उसमें उनके अंदर भी जो है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है स्कूलों के प्रति। आगे शिक्षक से संबंधित सुझाव। पहला सुझाव है शिक्षक चयन निष्पक्ष हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नया आयोग बनाना चाहिए। देखिए शिक्षक का जो चयन है हमेशा से जो है ऐसा माना जाता रहा है कि निष्पक्ष रूप से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके लिए भी एक आयोग का बनाना चाहिए। हम क्योंकि जो है आयोग यदि बनता है तो वो निश्चित रूप से शिक्षक चयन जो है निष्पक्ष हो सकता है। और इसका जो है अगला पॉइंट है शिक्षकों का चयन में टीचिंग स्किल का डेमो भी शामिल किया जाए। देखिए टीचिंग स्किल का जो डेमो है वो लगभग केंद्रीय विद्यालय या जो नवोदय विद्यालय उनमें होता है, लेकिन अभी भी जो है जो स्टेट के स्कूल्स हैं उसमें नहीं होता है। तो इसको इसमें आगे करना चाहिए, क्योंकि इसमें टीचिंग स्किल का टेस्ट यदि होगा तो हम टीचर्स का निश्चित रूप से सिलेक्शन कर पाएंगे। अगला है बीएड पाठ्यक्रम में प्रत्येक विशेषज्ञता प्रदान की जाए। देखिए अभी जो है हमारा जो स्कूल का सिस्टम है वो कई स्टेज में बटा हुआ है, इसकी संरचना में परिवर्तन आ गया है, 5+3+3+4 हो गया है। तो हम बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसको इस तरह से बनाएंगे ताकि सारे तरह के जो भी शिक्षक हैं, सारे जो लेवल के जो शिक्षक हैं उसमें जो है हम स्पेशलाइज। अगला पॉइंट है अध्यापक को अपने मनचाहे जगह सेवा प्रदान करने का अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनको रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। देखिए शिक्षा नीति में ये बात बहुत अच्छे से कही गई है, लेकिन हमें लगता है इसमें जो है और जो है इसको मॉडिफाई कर देना चाहिए कि उनको बिल्कुल जो है मनचाहे जगह से जो है ट्रांसफर उनका जो है नियुक्ति की जानी चाहिए, बल्कि ये ध्यान नहीं दिया जाए कि केवल ट्रांसफर जो है या 3 साल 2 साल इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं बनाया जाए, बल्कि जो है डायरेक्ट वो जहाँ चाहते हैं उनके यहाँ जो है किया जाना चाहिए ताकि टीचर जो है एक रोल मॉडल बन सके। उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक रोल मॉडल रहेगा तो बच्चे भी जो है ध्यान से पढ़ेंगे स्कूलों में। आगे देखते हैं अन्य सुझाव। शिक्षकों को काम की गुणवत्ता के अनुसार पदोन्नति दी जाए। देखिए शिक्षक की अब तक हम जो है जो भी देते आए हैं प्रमोशन वो उम्र के अनुसार पर सीनियरिटी के लेवल के अनुसार पे देते आए हैं, लेकिन अब ये समय नहीं है, अब बल्कि ये समय है कि हम उसे गुणवत्ता और काम की गुणवत्ता देखें कि उसकी काम की गुणवत्ता कैसी है, उसके बेस पे जो है हम उसको प्रमोशन दे। और प्रमोशन के लिए उसको बहुत सारा स्कोप दे। जैसे केवल कोई टीचर है तो उसको टीचर ही नहीं रहने दिया जाए, बल्कि उसको जो है अलग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्षेत्र है उसमें भी आने का मौका दिया जाए
तभी जो है हम शिक्षकों को एक तरह से ऊर्जाशील बना सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है, स्कूल को समुदाय से जोड़ने के लिए अभियान चलाएं ताकि सरकारी स्कूलों के प्रति हीन भावना को खत्म किया जा सके। देखिए सरकार, यदि आप पायलट स्टडी यदि करेंगे, यदि 2-4 लोगों का गांव पे इंटरव्यू करेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि ये जो है कितनी हीन भावना रखते हैं हम प्राथमिक स्कूलों के प्रति। और जहां तक कि प्राथमिक स्कूलों में सबसे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी हीन भावना है, उनको हटाया नहीं जा सका है। तो इसके लिए हमें लगता है कि सरकारी योजनाएं जो है इसके लिए भी चलाई जानी चाहिए। आगे समावेशी कक्षा बनाने के लिए विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों को तकनीकी सहायता दी जाए। देखिए समावेशी कक्षा की बात की जा रही है, तो समावेशी कक्षा के लिए हमें ये जरूरी है कि हम जितनी तरह के बालक हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप क्लास का डेवलपमेंट कर सके। जैसे विकलांग बालक है तो विकलांग बालक के बैठने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज है किसी चीज में, उसके लिए भी फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा और शिक्षा नीति में इसके लिए भी प्रयास किया गया है, लेकिन इसको जो है और भी अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन और करना चाहिए ताकि सारे बच्चों को जो है हम एक कक्षा में बैठा सके। आगे व्यवसायिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए इसमें जो शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि जितने भी टीचर्स होंगे वो चाहे संगीत के हो, चाहे जो भी 6 से जो है व्यवसायिक एजुकेशन चलाने की बात की गई है क्लास 6 से, तो गांव के लोगों को जोड़ने की बात की गई है कि गांव को लोगों को हम बुला करके समुदाय से जो है योगदान लेंगे और उनसे जो है ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो लेकिन इसमें जो है हम लोग सहमत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शिक्षक जो भी हैं उनके लिए अलग प्रशिक्षण दिया जाए, उनको भी अलग प्रशिक्षण दे करके उन्हें भी शिक्षक की तरह ही नियुक्त किया जाना चाहिए, उनको भी बराबर का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, ये अमूल्य सुझाव रहे डायट बस्ती की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद डायट बस्ती। और अब आगे हम संत कबीर नगर डायट से आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें और समय का विशेष ध्यान रखें। 10 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। जी मैम। हेलो हेलो आराधना मैम, आपकी आवाज आ रही है? संत कबीर नगर डायट। जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संत कबीर नगर की तरफ से मैं आराधना गोस्वामी नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित कार्यशाला में आप सभी प्रवक्ता साथियों का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि स्पष्ट है, यह कार्यशाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन से संबंधित है। तो इसमें हम यह प्रयास करेंगे कि सुझाव देने से पूर्व शिक्षा नीति और शिक्षा कार्यक्रम को जरा सा समझ लिया जाए। शिक्षा नीति और शिक्षा कार्यक्रम यह दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मार्ग होता है। जैसे नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हमें प्राप्त कर लेनी है। और जो सर्टेन लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जिस मोड का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस भी कार्य के द्वारा हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, उन्हें हम कार्यक्रम कहते हैं। पॉलिसी और प्रोग्राम में ये फर्क होता है। चूंकि हम यहाँ पे शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो शिक्षा नीति और शिक्षा कार्यक्रम इस स्लाइड पे जैसा कि दिखाई दे रहा है, दीक्षा, निष्ठा, मिशन प्रेरणा, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो नई शिक्षा नीति के बनने से पूर्व और शिक्षा नीति के बनने के पश्चात मतलब वर्क कर रहे हैं और शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में ये अहम भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना तथा एसडीजी के एजेंडा 4 के अंतर्गत जो बात कही गई है, वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी, समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना,
जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाना निश्चित है। वर्ष 2040 तक देश एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का होना उसकी शिक्षा में बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि नीतिगत लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए प्रभावी योजना बनाकर उस पर क्रियान्वयन किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और हायर सभी पे अपना असर दिखा रही है, बशर्ते हम लोग बेसिक एजुकेशन विभाग से संबंधित हैं तो मेरा पूरा फोकस जो होगा वो स्कूल शिक्षा के ही संबंध में होगा कि स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार कार्य करेगी। तो इसमें मैं कुछ बिंदु हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, शिक्षक और ड्रॉप आउट बच्चों को किस प्रकार विद्यालयों में लाया जाए, स्कूलों को पाठ्यक्रम को किस प्रकार रुचिकर बनाया जाए, समता मूलक और समावेशी शिक्षा को कैसे एनहेंस किया जाए और स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस को किस प्रकार स्थापित किया जाए। तो इसमें पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। वर्ष 2030 से पहले चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ECCE संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ इस प्रकार से की जा सकती है। पहला, निरंतर और सतत रूप से 0 से 3 तथा 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों का एक डेटाबेस तैयार किया जाए और उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। दूसरी चीज, आंगनबाड़ी केंद्रों का चरणबद्ध तरीके से सशक्तिकरण किया जाए तथा जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहां उनको स्थापित किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो महिलाएं पहले से कार्य कर रही हैं उनको प्रभावपूर्ण रूप से प्रशिक्षण देकर उनका 100% इनपुट लिया जा सके। और ये भी कोशिश की जा सकती है कि जो NTT वगैरह कोर्सेज होते हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, इस टाइप का कोर्स जो लोगों ने किया है उनको भी प्रमोट किया जाए इन केंद्रों में जॉब क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा खेल और गतिविधि पे आधारित शिक्षण पद्धति को बढ़ावा मिलना चाहिए। प्री प्राइमरी स्कूल जो कि मतलब नया चीज हो रहा है नई शिक्षा नीति में, प्री प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है, तो खेल आधारित और गतिविधि आधारित जो पाठ्यक्रम और पढ़ाने की हम बात करें तो विद्यालय में खेल कूद के पर्याप्त मतलब सामग्री भी होनी चाहिए, तो चीजें किताबी ना रहे। थोड़ा बच्चों के लिए पौष्टिक आहार देने की बात हो सकती है, जैसे कि MDM की तर्ज पर हम यहाँ पे प्री प्राइमरी लेवल पे भी उनको पौष्टिक आहार मतलब गर्म पका हुआ भोजन दिया जा सकता है तो बेस्ट है। नहीं मिल सकता तो जैसा कि गुड़, चना, मूंगफली इस टाइप की चीजों की व्यवस्था की जा सकती है। बात करेंगे बुनियादी साक्षरता की, तो असर का सर्वे हुआ था जिसमें एक चीज निकल के आती है कि बड़ी संख्या में बुनियादी कौशल, मुख्य रूप से पठन और गणितीय कौशल में हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं काफी पिछड़े हैं, जिसके कई कारण हैं। इसमें एक कारण तो है शिक्षकों का अभाव, जिसकी निजात पाने के लिए हम पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती करें। शिक्षक की भर्ती करते समय एक चीज का बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षक जो हैं वो स्थानीय हों, उनके स्थानीय भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि जो एक सामाजिक अपनत्व की भावना है वो बच्चों के साथ छात्रों की विकसित रहे, जिससे सीखने सिखाने की गति पे भी असर पड़ेगा। वर्ष 2025 तक विद्यालयों में सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए जो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें भाषा और गणित कौशल पर बल दिया गया है, इसका प्रभावी संचालन कराया जाए। तीसरी चीज, भाषा और गणित कौशल के अतिरिक्त भी बच्चे की शैक्षिक प्रगति का निरंतर आकलन किया जाए। इसके लिए बच्चों को जितना अपेक्षित रूप से सीखना चाहिए वो सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, इसको चिन्हित करके उन्हें रेमेडियल टीचिंग दी जाए। फिर हम बात कर लेते हैं ड्रॉप आउट बच्चों की, मतलब बच्चों की जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है और उनको कैसे सार्वभौमिक शिक्षा दी जाए। उसके लिए 2000 तक प्री स्कूल के से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन प्राप्त करना तथा ड्रॉप आउट कम करना हमारा लक्ष्य है, जिसकी हमने बात करी कि हमारा नीतिगत लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति करने के लिए इसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन किया जाए, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका नामांकन 100% सुनिश्चित किया जाए। बुनियादी ढांचा जो होता है विद्यालय के मतलब बच्चों को विद्यालय में ठहरने के लिए पहली सीढ़ी होता है और उसके तुरंत बाद की सीढ़ी है शिक्षक। यानी विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ विद्यालय में शिक्षकों की संख्या मतलब छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि
बच्चों की पढ़ने में रुचि बनी रहे और विद्यालय में उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी मिले। क्लास 1, 2 इसमें देखा गया है, मतलब ड्रॉप आउट के यदि हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्लास 1 और 2 में जिन बच्चों की पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं रह जाती है, भाषा और गणित में, स्पेशली भाषा और गणित में, वो आगे चलकर 4वीं 5वीं तक पहुंचते पहुंचते खुद ही स्कूल अपना छोड़ देते हैं। अतः बच्चों को क्लास में उनकी सहभागिता बनाए रखने के लिए उन्हें गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाए और छात्रों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपनी चीजों को अभिव्यक्त कर सकें। इससे होगा ये कि शैक्षिक प्रगति की निगरानी करने के दौरान हम देखेंगे कि जो हमने उपचारात्मक शिक्षण दिया है उसमें हम समूह के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से दोनों तरह से हम बच्चों को डील करेंगे और ये पाएंगे कि सीखने की गति पे इसका असर पड़ रहा है। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम की जब हम बात करेंगे तो ये सदैव रुचिपूर्ण होना चाहिए। तीसरी चीज है समतामूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में। तो वर्ष 2030 तक सभी लैंगिक एवं सामाजिक वर्गों को शिक्षा में समान भागीदारी और सीखने के प्रतिफल के स्तर पर समानता सुनिश्चित करना, जिसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समावेशी को मात्र पढ़ाया ही ना जाए बल्कि उन्हें कुछ गैर सरकारी संगठन के साथ समन्वयन कराकर उनमें संवेदनशीलता जैसे गुणों को भी उभारा जाए, जिससे होगा ये कि एक संवेदनशील शिक्षक ही भविष्य में जब वो कक्षा में पढ़ाएगा तो एक समावेशी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकेगा, तभी बच्चों के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो सकता है। ये दूरगामी है, मतलब लगता है कि मूल्यों के विकास से क्या होगा, पर वास्तविकता यही है कि शिक्षा का मतलब मेन मोटिव ये होगा कि यदि बच्चों के अंदर मानवीय मूल्य विकसित हो रहे हैं तो वो जो चीजें उन्हें जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की हम बात कर रहे हैं उसको कहीं ज्यादा असरदार तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। और शिक्षकों का प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक और भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए कुछ ऐसे खास कंटेंट और टॉपिक पर ताकि शिक्षकों और समुदाय में लैंगिक संवेदनशीलता, समानता जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जा सके। उसके लिए किया जा सकता है कि नुक्कड़ नाटक तथा विशेष दिवस जैसे एनवायरनमेंट डे हो गया, इंटरनेशनल वीमेन डे हो गया, ह्यूमन राइट डे हो गया, इस तरह के डे पे कुछ आयोजन कराया जाए और उस आयोजन में कोशिश की जाए कि जो उस क्षेत्र विशेष के मतलब वरिष्ठ जन हैं या उस एरिया से पढ़ लिख के कोई बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच चुका है, उन लोगों को उसमें बुलाया जाए और उनके साथ एक ऐसी मीटिंग क्रिएट की जाए ताकि लोग उनसे मतलब अपने क्षेत्र से कोई निकल के कहीं कुछ बना होता है तो उससे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम शिक्षक के लिए और चीज कहेंगे कि सेवारत और सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं उनको आईसीटी का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जैसे अभी पेंडेमिक के समय में हुआ है कि प्रशिक्षण का कार्य बाधित ना हो, तो ये इसमें एक अच्छा योगदान दे सकता है। इसलिए आईसीटी का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा दीक्षा या फिर मिशन प्रेरणा के थ्रू भी जो पढ़ाई हो रही है ये सब का वो लाभ उठा सकें। अब हम बात करेंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस की। वर्ष 2025 तक स्कूलों के समूह बनाकर या उनकी संख्या को समुचित रूप प्रदान करना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें 5 से 10 किलोमीटर की रेंज तक आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य मेन होगा कि अधिक संसाधन दक्षता। होता क्या है कि जैसे हर विद्यालय में जिन सुविधाओं को हम नहीं पहुंचा सकते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। स्कूलों को कॉम्प्लेक्स में शामिल करने से पूर्व एक और बात ध्यान देने योग्य है कि स्कूलों के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा तथा संसाधन उपलब्ध है या नहीं, जैसे कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल, बिजली की व्यवस्था हो। जिन सुविधाओं और उपकरणों के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय को देना संभव हो, एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं एक बार बता दूंगी। जैसे प्रयोगशाला, खेल का मैदान, आईसीटी के टूल में जैसे हम प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इन सब चीजों को ले लें। ये हर विद्यालय पे नहीं भी पहुंचा सकते हैं तो एटलीस्ट हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो हम विद्यालय बना रहे हैं 5 किलोमीटर की रेंज में सारे, मतलब कॉम्प्लेक्स से समझने वाली बात बस इतनी सी है कि एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएं। प्राइमरी में, प्री प्राइमरी से यदि आपका बच्चा एंटर कर रहा है तो वो इंटर लेवल तक की पढ़ाई करके निकले और उसको संसाधन दक्षता उस एरिया में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे प्रोजेक्टर की आवश्यकता है तो प्री प्राइमरी स्कूल में भी आपको वो सुविधा मिल पाएगी, इंटर लेवल में भी आपको वो सुविधाएं मिल पाएंगी।
और अंतिम चीज मैं कहना चाहूंगी, स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्मार्ट क्लास का होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आईसीटी के इस्तेमाल की बात हो रही है, तो नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन एक अच्छी तरीके से हो सकता है यदि हम कॉम्प्लेक्स स्कूलों में स्मार्ट क्लास का आयोजन करें। यहाँ पर मैंने अंत में कुछ मुख्य बिंदु है जिसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि जैसे पाठ्यक्रम का विकास जो है गतिविधि आधारित होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक और छात्र के रेशियो में भर्तियां होनी चाहिए, बालिकाओं को स्कूलों में रोकने के लिए छात्रावासों का निर्माण होना चाहिए। ये नहीं कि हर स्कूल के साथ एक छात्रावास इस्टेब्लिश कर दिया जाए, पर हाँ 4-5 बालिका विद्यालय यदि किसी क्षेत्र में है तो वहां पे एक छात्रावास की स्थिति होना सुनिश्चित हो। और अभी जैसे कि पैंडेमिक के समय में मैं बात कर रही हूँ, प्रवासी मजदूर या जो भी लोग प्रतिकूल परिस्थिति में जिनके घर के बच्चों का स्कूल छूट जा रहा है, बेसिक विभाग में ये होना चाहिए कि स्कूल में उनको वर्ष के किसी भी समय एडमिशन ले लिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। और एक महत्वपूर्ण चीज की एनजीओ के माध्यम से और जो ट्रेंड सोशल वर्कर है उनका सहयोग लेकर सहभागिता बढ़ाई जाए, छात्र, अभिभावक, शिक्षक आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य कर सके और बच्चों का अधिगम सुधार सके। दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था की जाए। जो बच्चे विद्यालय आके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं या एनआईओएस के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं और सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग करते हैं, दिव्यांग जैसे CWSN चाइल्ड जो है, उनके लिए भी अच्छा मॉड्यूल डेवलप किया जाए इस प्रकार का गुणवत्तापूर्ण। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे मैं शिक्षक शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूंगी सरकारी कर्मचारी। देखा गया है कि IIT, IIMs, केंद्रीय विद्यालय आदि में जो शिक्षक हैं वहां पे उनके बच्चों के लिए टीचर्स वार्ड होता है, तो उनके बच्चे उसी में उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसकी फीस माफ होती है। देखा गया है कि वहां पे पढ़ाई का जो स्तर है वो भी अच्छा है और उनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। तो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी बच्चों को या उनके घर के बच्चों को ये अवसर देना चाहिए कि वो सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ें, मतलब ये कंपल्सन के तौर पे होना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे सरकारी विद्यालयों का उन्नयन निश्चित रूप से हो सकता है। इसी के साथ मैं आप लोग का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। धन्यवाद। धन्यवाद डायट संत कबीर नगर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डायट सिद्धार्थ नगर से कि कृपया अपना प्रस्तुतिकरण दें। जी मैं क्या स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्याजनों को नमस्कार करता हूँ। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इकाई जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सिद्धार्थनगर की प्रस्तुति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन योजना संबंधी सुझाव के लिए प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं सतीश कुमार धवन, प्रवक्ता सांख्यिकी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सिद्धार्थनगर से। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कार्य को भी करने के लिए उनको चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना अनिवार्य है और उसके लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं, जिसके लिए मैंने इन 7 सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला है कि नीति की भावना एवं प्रयोजन। दूसरा है नीतिगत पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना। अगला है प्राथमिकीकरण के द्वारा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से किया जाए, जिससे कि अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य पहले पूर्ण होकर के एक मजबूत नींव तैयार कर सकें। अगला है क्रियान्वयन की प्रक्रिया में समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके क्रियान्वयन को पूर्ण करना चाहिए। इसी क्रम में आगे है कि केंद्र और राज्य के बीच सावधानी पूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी एवं समन्वय पूर्ण क्रियान्वयन को धारण किया जाए। अगला है संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव संरचनागत एवं वित्तीय संसाधनों को समय से एकत्रित किया जाए। और अगला है जो कि आखिरी सिद्धांत के रूप में है, क्रियान्वयन के लिए किए गए विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानी पूर्वक समीक्षा और विश्लेषण करना भी अति आवश्यक है। इन सभी सिद्धांतों को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में हमारे पास एक सरकारी दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। अब इसके लिए दूसरा क्रियान्वयन है कि इसके उद्देश्य को सर्वप्रथम जनमानस तक पहुंचाया जाए, जिससे कि इससे लाभ ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति, छात्र छात्राएं, प्रशिक्षु अध्यापक और अभिभावक इसके पहलुओं से परिचित हो सके। इसके लिए SCERT के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विभिन्न डायटों में अलग अलग तरीके से आयोजन किया गया राष्ट्रीय वेबिनार का, जिसमें सिद्धार्थनगर ने भी राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया, जिससे बहुत सारे विद्युत जन इससे जुड़े और इसका लाभ ले सके। इसके लिए मैं निदेशक श्री डॉक्टर
सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी को धन्यवाद देता हूँ और ये ई मेमेंटो के माध्यम से आपको साधुवाद देता हूँ। अब हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को कैसे लागू किया जाए। तो हमारे सामने सर्वप्रथम जो 10+2 का एक शिक्षा व्यवस्था थी, 10+2 की 10 साल की एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई पड़ती थी, उसको हमने ब्रेक किया है 5+3+3+4 के रूप में। तो पहले जो 5 साल था बुनियादी शिक्षा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास कक्षा 1 में प्रवेश के बाद ही बच्चा पढ़ाई शुरू करता था। तो प्री प्राइमरी स्कूल की बात की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा कदम है। प्री प्राइमरी स्कूल के बाद हम आते हैं तैयारी स्तर पर, उसके बाद आते हैं मध्य स्तर पर और फिर आते हैं माध्यमिक स्तर पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कदम है प्री प्राइमरी स्कूल को सर्वप्रथम हमें इसको मजबूत करना होगा, जो कि हमारी पहली कदम है, जो कि प्राथमिक स्कूलों में नहीं हुआ करती थी। तो हम जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में अगर हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं, उसके मूल्यों को विकास कर सकते हैं, प्रत्ययों का उसके अंदर हम समन्वय कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 85% विकास जो है मस्तिष्क का बच्चे के 6 साल की अवस्था में ही हो जाता है। इसलिए इसके विकास के लिए कुछ इस प्रकार से सुझाव दिए गए हैं कि इसको किस तरीके से प्रभावशाली बनाया जाए कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों या अपने स्कूल में भेजने की जो सुनिश्चित किया गया है, इसके लिए सर्वप्रथम बालवाड़ी या आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत महिलाओं को बाल मनोविज्ञान की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही वे बच्चों का सही तरीके विकास कर सकती हैं। इसके लिए इनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए और ये प्रशिक्षण या तो डाइट के माध्यम से हो या संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे की केयर अच्छी तरीके से कर सके और उनके अंदर प्रत्ययों का विकास कर सकें। अगला है आंगनबाड़ी केंद्रों में, प्री प्राइमरी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अगर इनको स्थापित किया जाता है तो ये अच्छी तरीके से सम्मिलित रूप से कार्य कर सकते हैं और बच्चे का विकास अच्छी तरीके से संप्रत्यों के साथ हो सकता है। प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देने के लिए शिक्षा मित्रों को भी समायोजित किया जा सकता है, ये भी एक अच्छा सुझाव आगे के लिए हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी में भेजने की समुचित व्यवस्था की जाए और करने के साथ ही साथ कुछ इस तरीके के सुझाव हैं जिसके साथ उनको शिक्षा दी जाए कि ईसीसी में मुख्य रूप से शिक्षा देने के लिए इनको बहुआयामी बनाया जाए, बहुस्तरीय बनाया जाए, खेल आधारित शिक्षा पर विशेष फोकस किया जाए, गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष फोकस किया जाए, खोज आधारित शिक्षा पर विशेष फोकस किया जाए और शिक्षा को लचीला बनाया जाए, जिससे कि छात्र अच्छी तरीके से इसको सीख सके। और साथ ही साथ इसमें नवाचार और नवीनतम शोध को शामिल करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों का विकास अच्छी तरीके से हो सके और वो अपने आप का फाउंडेशन तैयार करके अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सके, उनके अंदर एक विल पावर डेवलप हो सके। बुनियादी शिक्षा हेतु मिशन प्रेरणा एक उद्देश्यपूर्ण पहल है जो कि पहले से चल रही है। हम देख रहे हैं कि साक्षरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रावधान किया गया है, उनमें से अधिकतम बिंदु पर कार्य निष्पादन मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किया जा रहा है। ये निर्धारित लक्ष्य जो कि 2020 में है, जो कि 2025 है, लेकिन मिशन प्रेरणा के द्वारा हम इसे 2022 तक ही पूर्ण कर रहे हैं, ऐसा संकल्प लिया है। अतः हम सभी को इस संबंधित मिशन को सफल बनाने में अपने एक महत्वपूर्ण आहुति डालनी चाहिए। अगला है कि छात्र एवं शिक्षक अनुपात के अनुसार कुशल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसके द्वारा हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करके और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देखिए, एनसीएफई एक रोड मैप है जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और वो बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। इसमें शिक्षक गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कदम। हमारे द्वारा कुछ सुझाव इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि शिक्षकों के चयन का आधार अर्हताकारी परीक्षा को बनाया जाए, ना कि शैक्षिक गुणांकों को। दूसरा है कि अर्हताकारी परीक्षा में शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रश्नों को वास्तविक रूप में शामिल किया जाए, अर्थात शिक्षण अधिगम को केवल पाठ्यक्रम में न रखें बल्कि प्रश्न पत्र में भी शामिल किया जाए। जैसे कि टीईटी में अभी अगर हम देखें तो उसमें इन चीजों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है कि चूंकि एकेडमिक से लेकर टीईटी तक आरक्षण की व्यवस्था लागू है, अतः अर्हताकारी परीक्षा में किसी भी प्रकार का आरक्षण न रखा जाए। अगला है, चूंकि योग्य अध्यापकों का चयन करना प्राथमिकता है, अतः अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक 50% निर्धारित करते हुए ओपन मेरिट के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में चयन करते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। अगला है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्र केंद्रित तथा कक्षा का संचालन करना चाहिए, न कि केवल पाठ्यक्रम को पूर्ण करना ही हमें आधार बनाए। छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को अगर हम ध्यान देंगे तो वास्तव में है कि हम शिक्षा के अच्छे और श्रेष्ठ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं।
अगला है कि ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाए, जिससे कि उनको कार्य करने के लिए नई ऊर्जा मिलती रहे। जब हम छोटा छोटा मोटिवेशन टीचर्स को भी देंगे तो जरूर ही वो कुछ ना कुछ नवीन करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आगे है कि शिक्षकों को केवल अपने विद्यालय तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी नवीनता को धारण करने का अवसर प्रदान किया जाए। इसी के साथ हम एक बहुत ही सुझाव देना चाहेंगे, अच्छा हो सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जो भी ग्राम प्रधान हैं, न्याय पंचायत हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो कि लोकतंत्र से चुन करके आते हैं, वो कम से कम एक विद्यालय को गोद लेना अनिवार्य किया जाए। उसे आधुनिक स्कूल के रूप में कायाकल्पित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये अपने विद्यालय और महाविद्यालयों को इस व्यवस्थित करने में लगे हैं, तो सरकारी तंत्र को भी मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय तंत्र को भी मजबूत करना भी इनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए ये एक अच्छी पहल हो सकती है और ये कर सकते हैं। अगला है कि अन्य अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र में सेवारत अध्यापकों को या शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए, जिससे कि वो अच्छी तरीके से कार्य को संचालित करें और मन लगाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करें। अगला है कि व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इसे कक्षा 6 से ही लागू किया जाए, जिससे कि छात्रों को सही मार्गदर्शन मिल सके और यदि परिस्थितिवश वे आगे की पढ़ाई करने में सक्षम ना हो तो स्वयं जीविकोपार्जन के लिए अपने कार्य कर सकें। इसी क्रम में ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित सुझाव इस प्रकार से हैं कि ड्रॉप आउट बच्चों की समस्या का एक प्रमुख कारण अभिभावकों का निरक्षर होना है, या उनका शिक्षा के प्रति उदासीन होना है, अथवा उनकी आर्थिक गरीबी है। अतः उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से साक्षर करना और उनमें शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनको यह समझाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, उनके अंदर मूल्यों का विकास करना, उनके अंदर संप्रतियों का विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। यदि किसी बच्चे के व्यक्तिगत समस्या है तो उसे गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत है, उसे गाइडेंस और काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाल श्रम कानून का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। अब स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर से संबंधित कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। जहां तक संभव हो विद्यालय का संविलियन किया जाए, जिससे कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके एवं विद्यालय में अवस्थापन सुविधाएं संपृक्त हो सके। कॉम्प्लेक्स के लेवल पे ये किया जाएगा तो ये संभव होगा। बच्चों की पहुंच से विद्यालय दूर ना हो, इसके लिए कॉम्प्लेक्स के दायरे में आने वाले विद्यालयों को परिवहन की सुविधाओं से युक्त किया जाए। कॉम्प्लेक्स के शिक्षकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ प्रत्येक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक आईसीटी स्टूडियो की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि आईसीटी में वो कार्य करने में सफल हो। कॉम्प्लेक्स के विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं चलाई जानी चाहिए। कॉम्प्लेक्स के विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं आवश्यकता के अनुसार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स स्तर पर ही बाल भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि जिले स्तर पर बाल भवन का निर्माण और उसके उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं सी दिख रही है। कॉम्प्लेक्स से संबंधित विद्यालयों से निकलने वाले पुराने एवं सफल छात्रों को विद्यालय में बुलाना चाहिए एवं उनकी सफलता की कहानी बच्चों से साझा करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे प्रेरित हों और विद्यालय की गुणवत्ता को समझ सकें और शिक्षा की गुणवत्ता को समझते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें। अब शिक्षक शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यही भावी और कुशल अध्यापक बनते हैं। प्राइवेट शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं में गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अतः इन संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को समाप्त कर देना चाहिए। अगला है कि डाइट में बीएलएड कार्यक्रम को शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि प्रशिक्षण को और समग्र बनाया जा सके। डाइट को प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाए और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देते हुए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रवेश दिया जाए। यदि आप प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बंद करते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, तो महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगला है प्रवक्ताओं को सेवारत शोध कार्य हेतु सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे कि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता को सुधार के लिए भी डाइट के अंतर्गत मुख्यधारा में माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए एवं बाल केंद्रित एवं करके सीखने जैसे प्रशिक्षण पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शायद 2 मिनट और लूंगा आपका। शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत गाइडेंस और काउंसलिंग विषय को डीएलएड से लेकर समस्त स्तर में प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। गाइडेंस और काउंसलिंग की पढ़ाई केवल एमएड स्तर पे कराई जाती है, किसी महाविद्यालयों में बीएड स्तर पर, लेकिन वो केवल सिलेबस के अंदर होकर रह जाती है, उसको प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वयन नहीं किया जा पा रहा है। साथ ही समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक
शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत विशेष शिक्षा के सामान्य पदों को व्यावहारिक रूप में सम्मिलित किया जाए, अर्थात समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनको सामान्य शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अधिगम संप्राप्ति के पदों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र निर्माण का विशेष प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जाना चाहिए। यदि किसी भी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यदि कोई प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और उसका मूल्यांकन कीजिए तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है, वो ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करता है। इसलिए प्रश्न पत्र निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत आनी चाहिए। साथ ही कुछ इस प्रकार से सुझाव है जो कि अन्य सुझाव के रूप में लिए जा सकते हैं कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत इंस्टीट्यूट एक्सचेंज प्रोग्राम लागू किया जाए जिससे प्रशिक्षु नवाचार का आदान प्रदान कर सकें। दूसरा है स्कूलों में प्रत्येक माह अथवा प्रत्येक 3 माह पर चिकित्सा कैंप का आयोजन किया जाए जिससे कि कुपोषण या अन्य बीमारी से ग्रसित बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। विभिन्न सरकारी योजनाएं जो कि फ्री में चल रही हैं लेकिन छात्र तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है। अगला है कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप में जनमानस के लिए लागू सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल किया जाए, जैसे बायो वेस्ट मटेरियल या इस तरह से पर्यावरण उन्मूलन या नारी शिक्षा सशक्तिकरण, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका भी प्रशिक्षण इंटर्नशिप में शामिल किया जाना चाहिए। अगला है पुस्तकों को छात्रों से उस समय जमा करा लेना चाहिए जब वे परीक्षा परिणाम प्राप्त करते हैं, वो किसी भी कक्षा का छात्र हो, 1 से प्राइमरी से लेकर के 12th तक का या आगे हायर एजुकेशन का भी, तथा उन किताबों को नए सत्र में आने वाले बच्चों को दिया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वास्तव में हम पेड़, पैसा और पर्यावरण को बचा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापकों से एक फलदार वृक्ष लगवाना चाहिए। वो समय के साथ वो वृक्ष बच्चों को फल भी प्रदान करेगा और वातावरण के प्रति उनको जागरूक भी करेगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सुझाव अच्छे लगे होंगे। मैं अपना माइक ऋचा जी को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डायट सिद्धार्थनगर, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा रहा। और अब मैं अनुरोध करूंगी डायट फैजाबाद से, कृपया अपना प्रस्तुतिकरण दें और समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 10 मिनट। जी मैम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रतिमा मैम, आपकी आवाज आ रही है? जी जी। और मैम मेरी स्क्रीन शायद नहीं दिख रही है। स्क्रीन भी आपकी दिख रही है। ओके मैम। मैं प्रतिभा चतुर्वेदी, प्रवक्ता अंग्रेजी डाइट अयोध्या से आप सभी का स्वागत और आभार करती हूँ कि मुझे यहाँ पर जो एनईपी का वास्तविक क्रियान्वयन किन ग्राउंड्स पर हो सकता है उन पर अपने सुझाव रखने के लिए पूरे डाइट की तरफ से मुझे ये अवसर दिया गया है। तो मैं तैयार हूँ और क्या मैं शुरू करूँ? बिल्कुल, आप शुरू करिए मैम। जी जी मैम, मैं एक बार और कंफर्म करना चाहूंगी कि क्या मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? हाँ, आपकी स्लाइड दिख रही है। ओके। तो ये जो कार्य है, जो एनईपी जिस पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है पिछले 1 साल से, जब से इसका एक ड्राफ्ट आया उस पर हमारी चर्चाएं हुई, फिर पॉलिसी आई उस पर हमारी चर्चाएं हुई, और अब कैसे इसका वास्तविक क्रियान्वयन हम 2022 से कर सकते हैं, उन ग्राउंड्स पर हम सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए। डाइट अयोध्या में 15 सितंबर से 17 सितंबर 2020 तक इस वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विद्वज्जनों ने प्रतिभाग किया था और कई हमारे विद्वान साथी ऐसे थे जिन्होंने इस पर एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करी थी। तो हम आज हमारे पूरे डाइट अयोध्या के परिवार की तरफ से जो इस पर हम सभी के सम्मिलित सुझाव हैं, हम सभी उन पर बातचीत करेंगे। तो शिक्षा जो है, जो एनईपी है, जो एक बड़ा माइलस्टोन हो सकता है आने वाले भविष्य के लिए, तो उसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो हमें लिबरेट कर सके। अगर वो हमें बंधनों में बांध दे तो फिर वो शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा के मार्ग में रूढ़ि युक्त बंधन एक अवरोध है और उन्हीं से हमें मुक्त करना है पूरे समाज को। तो ये जो भविष्य का मार्ग है हमारे सामने, जिस पर हम सभी काम करने जा रहे हैं, तो उस पर डाइट अयोध्या की तरफ से जो सुझाव है उनमें सबसे पहला सुझाव है कि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्ता, नवाचार एवं शोध को बढ़ावा देना और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्वीकरण से जोड़ना।
इस नई शिक्षा नीति में एक बात बार बार रिपीट की गई है, एक शब्द बार बार आया है कि हमें वैश्विक नागरिक तैयार करने हैं। तो उन वैश्विक नागरिकों को तैयार करने के लिए हमें किन किन विषयों पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, जैसे विज्ञान, गणित, इस तरह के जो हमारे विषय हैं, जो चिकित्सा है, तकनीकी है, वाणिज्य है, इन क्षेत्रों में हम किस तरह से ज्यादा मोटिवेशन और डेवलपमेंट का प्लान लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन विषयों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2020 का, वो कह रहा है कि भारत इसमें 48वें स्थान पर है। तो इस पर हमें, जब हम बौद्धिक संपदा पर काम करेंगे तो हमें बौद्धिक संपदा पर काम करना है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल कोऑर्डिनेशन है वो किस प्रकार से प्रभावी हो, उन चीजों पर हमें काम करना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में एक शिकायत पोर्टल स्थापित किया जाए। शिक्षा जो है वो जैसे हमारी भाषा बदलती है, परिवेश बदलता है, वातावरण बदलता है, तो अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। तो एक मेरा हमारा ये है कि इस तरह, जैसे हम जन सुनवाई का एक पोर्टल है, महिला सहायता केंद्र का एक पोर्टल है, एम्बुलेंस के लिए कई सारे ऐसे पोर्टल्स हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हम तुरंत ही किसी सिस्टम से जुड़ करके हमारी समस्याएं होती हैं, तो उसी प्रकार से एक ऐसा पोर्टल बने जहां पर शिक्षक या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पूरी होपफुली वहां से कनेक्ट हो सके और अपनी शिकायतों को एटलीस्ट उन पोर्टल्स तक पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा हेल्पलाइन के रूप में एक टोल फ्री सहायता केंद्र कम से कम बनाया जाना चाहिए। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की संख्या में वृद्धि करनी होगी। एक्चुअली ये जो पोर्टल है, ये जो हायर एजुकेशन है, यूजीसी की तरफ से इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस बनाए गए। इसमें वो इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके अच्छा कार्य करने की वजह से उन्हें कुछ स्वायत्तता दी जाती है, कुछ लिबर्टी दी जाती है, जिसमें वो अपने अकॉर्डिंग अपने इनोवेशंस और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर हम अपने एलिमेंट्री सिस्टम में ला सकते हैं और वो लागू हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रभावी कदम होगा। और इस तरह के संस्थान जिनको हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रूप में घोषित करेंगे, तो ऐसे जो संस्थान है वो खुद तो प्रेरित होंगे ही, साथ ही इस तरह से जो दूसरे संस्थान है, जो दूसरे स्कूल्स हैं, उनके लिए भी ये जो है ये मोटिवेशन के रूप में सामने आएगा, और दूसरे लोग भी इन चीजों से मोटिवेट होंगे। फिर अगला हमारा पॉइंट है निगरानीकरण और अद्यतनीकरण हेतु स्थायी समिति बनाई जाए। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो नीतियां हैं वो बनती हैं, और उसमें जो अथॉरिटेटिव या अधिकारी वर्ग होता है तो उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने कभी काम करना शुरू किया था। तो ये जो निगरानी है, जो सर्विलांस है, ये इस तरह की व्यवस्था में हो कि जिसमें कुछ स्थायी लोग हो और जिनके साथ हम उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने तक काम करें, तो शायद ज्यादा सामंजस्यपूर्ण होगा इस तरह से काम करना। इसमें उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रावधानों की समुचित व्याख्या हो। इसका मतलब ये है कि एनईपी में एलिमेंट्री लेवल पर या कहीं पर जो हम लोग बहुत सारी बातचीत किए हैं, इन सभी चीजों में हर एक जो क्लॉज है वो हर एक शब्द जो है वो एक विस्तृत व्याख्या के साथ और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उन्हीं मीनिंग्स के साथ प्रेजेंटेशन हो। उसमें इफ परहैप्स इस तरह की चीजें ना हो तो शायद संरचना हमारी जो है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होगी और हम अपने उद्देश्यों की तरफ ज्यादा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। फिर एक है केंद्र एवं राज्य के शिक्षा मंत्रियों की परिषद का गठन होना चाहिए। ये सुझाव विशेष तौर से इसलिए है क्योंकि कई बार भाषाई रूप में या क्लाइमेटिक फॉर्म में, फिजिकल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उन सभी चीजों में किसी एक प्लान को किसी हर जगह पर लागू करने में समस्याएं आती हैं। तो जब इस तरह की जो राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में जो ये कोऑर्डिनेशन है, उससे हम बेहतर सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हिंदी को द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में पूरे देश की भाषा बनानी है,
तो क्या उस पर सभी की एक राय हो सकती है? तो इस तरह के जो परिषद होंगी, इस तरह की जो काउंसिल्स होंगी, वो हो सकता है कि हमें बेहतर रिजल्ट्स दे पाए। फिर अगला है पीपीपी मॉडल, स्टार्टअप और एनजीओ की सहायता से एमडीएम आदि योजनाओं की प्रभाव में वृद्धि करना। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये सब जो ट्रांसपोर्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, ये सब हमें इन क्षेत्रों में ज्यादा हेल्प कर पाएगी। फिर नेक्स्ट है डिजिटल लर्निंग एवं ट्रेनिंग की प्रभाव उत्पादकता बढ़ाने हेतु इंटरनेट व अन्य साधनों को उपलब्ध कराना। कोविड के समय में हम सभी ने देखा कि हमें जो आज का ये जो आईसीटी संचार है, जो संचार प्रणाली है, और उसके प्रयोग में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, किस तरह की स्थितियां बनी हम सभी के सामने, लेकिन फिर भी हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा कि केवल उनकी केवल व्यवस्था ही ना की जाए, बल्कि उन पर इस तरह से उनकी सर्विलांस हो, उन पर निगरानी हो, उनका कार्यान्वयन हो कि वो वास्तविक रूप में उन तंत्रों में चलती हुई दिखाई दे। फिर अगला है कि संसाधनों की सुलभता और उचित प्रबंधन होना चाहिए। जो जीडीपी का 6% धन का आवंटन सुनिश्चित करना है, तो ये इस बात का सुनिश्चितकरण होना चाहिए कि ये चीजें प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वहां तक पहुंच रही है जहां तक इन्हें पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट है इसी में सोशल ऑडिट को बढ़ावा देना। सोशल ऑडिट का मतलब यह है कि अगर हम स्कूलों में एमडीएम जैसी व्यवस्थाएं चला रहे हैं या गुणवत्ता वाली कोई भी हमारी योजना है, तो हम उसमें सोसाइटी के लोगों को शामिल करें और वो उसकी जो जांच है, जो परख है, जो उसके बारे में उन्हें कमेंट्स देने हैं, तो उनके कमेंट्स को हम इम्पोर्टेंस दें, उनको हम उसमें पार्टिसिपेशन दें, और इस तरह से हम और बेहतर कर सकते हैं अपने कार्यों को। नेक्स्ट है वित्तीय लेन देन को पूरी तरह से डिजिटल करना। तो ये बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था होगी जो पूरे सिस्टम को आगे ले जाएगी। अगला है क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री का निर्माण करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाषाएं जो है वो हर जगह बदलती रहती हैं। हर जिले की भाषा अलग है, हर राज्य की भाषा शायद अलग है, या हमारे बीच में कोई ब्रिज लैंग्वेज अगर है, तो उन सभी चीजों में किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अवधि क्षेत्र से हूं, तो मैं उसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगी कि जैसे हम बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते हैं, बहुत सारा पुस्तकें हैं हमारे आसपास, लेकिन जब हम, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व दिया गया है, उस पर भी फोर्स किया गया है, तो इस तरह की भाषाओं को केवल कागजों पर ही ना रखा जाए, बल्कि उनके ग्राउंड पर आने तक कार्य किए जाए। उन भाषाओं को वास्तव में प्रमोशन की जरूरत है। तो अगर हम इन अवधि क्षेत्रों में किताबों की बात करते हैं, तो उन किताबों के ट्रांसलेशन पर और उन पर बात होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि केवल मशीनी अनुवाद नहीं होना चाहिए, उनका व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण अनुवाद होना चाहिए, जिससे कि चीजें ज्यादा समझ में आए और ज्यादा व्यवहारिक हो। और फिर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हेतु शासन के विभिन्न स्तरों का समेकित प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शिक्षकों की चयन प्रणाली और उनकी सेवा शर्तों व कार्य दशाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर एक जो बात है वो ये है कि जो सेवा शर्तें हैं, अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षकों के 50% पद सीधी भर्ती से एवं शेष पद अनुभव और दक्षता के महत्व को देते हुए प्रोन्नति से भरे जाए। तो ये जो अनुभव और जो नई एनर्जी होगी, उन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो सहयोग होगा, वो शिक्षा के स्तर को किसी अगले लेवल तक, जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। फिर स्थानांतरण उद्योग को रोकने हेतु स्कूल कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उस ट्रांसफर पॉलिसी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम 1 साल 2 साल कहीं किसी जगह पर काम करते हैं एंड देन चीजें चेंज होती हैं और फिर पूरी व्यवस्था का काया पलट हो जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, इन पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए आवासों की व्यवस्था होनी चाहिए, यदि वो स्कूल कहीं दूर है, या फिर स्थानांतरण की अगर प्रणाली है, तो इन चीजों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। फिर विद्यालयों की भूमिका एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में स्थापित करना, शिक्षकों को बहुत महत्व देना होगा, विद्यालयों की भूमिका तय करनी होगी और उस पर हमें आगे बढ़ना होगा।
उसके बाद अगला पॉइंट है एनईपी के 5+3+3+4 के विषय में बेहतर होगा कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक को एकीकृत करके एक शिक्षा विभाग बने और जिसमें 2 उप विभाग हो। मतलब हम प्राइमरी शिक्षा, फिर उच्च प्राथमिक, फिर हायर सेकेंडरी, और इस तरह से हम ये जो डिवीजन है इसको यूनाइट करने की जरूरत है। तो हो सकता है, ये हम सभी का मानना है कि इस तरह से अगर चीजें की जाए तो जो फ्लो ऑफ एजुकेशन है, फ्लो ऑफ मैसेज है, वो ज्यादा प्रॉपर हो सकता है। और फिर अगला है सीपीडी को स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के शिक्षकों पर लागू किया जाए। इतना ही नहीं, इसमें डाइट, एसटीआरटी और सीमैट को भी सम्मिलित किया जाए। सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और समय को देखते हुए, समय के साथ साथ, चाहे किसी भी एज का शिक्षक हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें समय के साथ, डिमांड के साथ और जो अपेक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस है, उनके अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो होते रहना चाहिए। और इस तरह से इसमें जो शिक्षा के केंद्र है, विशेष तौर से डाइट है, सीआरटी है, सीमैट है, इन सभी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और इनमें जो कार्य करने वाले शिक्षक प्रशिक्षक है उनको भी इस तरह की सिस्टम में लाने की जरूरत है और कंटिन्यूअस फॉर्म में लाने की जरूरत है। और फिर अग्रेतर इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के लिए न्यूनतम अर्हता बिंदु अवश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। गणित विज्ञान से इतर विषयों को महत्व देना, अर्थात मानविकी विषयों को केवल खाना पूर्ति ना समझना। हमारी एनईपी में इस तरह के कुछ प्रावधान है इस बार कि जिसमें आपको कोई विशेष विषय के साथ ही कोई एक विशेष स्ट्रीम के साथ चलने की जरूरत नहीं होगी। इंटरेस्ट के साथ हम विषयों का चयन कर सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जो हमारे विषय है वो रोजगार परक विषय है, उनमें रोजगार की संभावनाएं हैं, और उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी है कि उनका जो प्रोजेक्शन है, उनका जो प्रक्षेपण है, वो लोगों के बीच में एक सही मैसेज के साथ पहुंचना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर है, जो काउंसलर्स है, उन सभी को इन विषयों पर बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ये विषय उनका भरोसा होना चाहिए कि ये विषय महज बात के लिए नहीं है, कहने के लिए नहीं है, इनका भी अपना एक महत्व है। संसाधनों के साझा एवं अधिकतम उपयोग हेतु तो स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का निर्माण किया जाना चाहिए। इस पर हम लोग बहुत बात किए हैं पीछे भी। और अब मैं अपनी बात को विराम दूंगी महात्मा गांधी जी के इस कोट के साथ कि डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, वो राइट एजुकेशन की जरूरत है। व्हाट इज रियली नीडेड टू मेक डेमोक्रेसी फंक्शन इज नॉट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स बट राइट एजुकेशन। तो उस राइट एजुकेशन की तलाश में ये नई शिक्षा नीति कितनी खरी उतरती है, हर एक नागरिक को वैश्विक नागरिक बनाने की तरफ हम कितना आगे बढ़ते हैं, और किस तरह से हम एक शिक्षक प्रशिक्षक के तौर पर अपना योगदान दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा मैम। डाइट अयोध्या का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 जी मैम, मेरी आवाज मैं यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ मैम। थैंक यू। ठीक है, डाइट अयोध्या का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डाइट सुल्तानपुर से, आग्रह करूंगी कि अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। डाइट सुल्तानपुर। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मैम। डाइट सुल्तानपुर से कोई साथी सुन पा रहे हैं? हेलो
डायट सुल्तानपुर से कोई साथी जुड़े हैं इस वेबिनार में? बुला दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपके बाद में बात करूँगा। और नहीं आ रही सुल्तानपुर से कोई नहीं बोला नहीं, सुल्तानपुर से कोई बोल ही नहीं रहा, आसमान से निकल रहा है काफी देर से। बंद कर दीजिए, अभी नहीं किया है। बाकी सबको नहीं। हेलो, डायट सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं? हेलो, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज जनपद महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और अयोध्या, इन जनपदों का प्रेजेंटेशन हुआ। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः 11:30 बजे हम सभी मिलते हैं। उसका लिंक आपके समूह में प्रेषित कर दी जाएगी। थैंक यू। इस कार्यक्रम को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।